दोस्तों आज हम बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम के सुपर पावर कोलैप्स की और जानेंगे कि यूके जैसा देश जो कई सदियों तक दुनिया का अनडिस्प्यूटेड लीडर रहा, उसका ग्लोबल डोमिनेंस कैसे खत्म हुआ। ये उस ब्रिटिश एम्पायर की डिक्लाइन की कहानी है जिसमें सूरज कभी नहीं डूबता था। यह एम्पायर यूरोप से लेकर एशिया और अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक फैला हुआ था। इवन मॉडर्न सुपर पावर यूएसए एक समय में ब्रिटिश कॉलोनी था। हम इस वीडियो में यूके की हेजेमनी के डिक्लाइन के कारणों पर चर्चा करेंगे और इतिहास के उन मेजर इवेंट्स की बात करेंगे जिन्होंने यूके के डोमिनेंस को खत्म कर दिया। दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत तक यूके ट्रूली एक सुपर पावर था जिसके पीछे फ्रांस, यूएसए और रशिया जैसे देश खड़े थे अगेंस्ट जर्मनी। ब्रिटिश एम्पायर पूरी दुनिया की लगभग 35% जीडीपी कंट्रोल करता था। उसके इंडस्ट्रीज काफी रोबस्ट थे जिनके प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया भर में जाते थे। जैसे आज हर प्रोडक्ट मेड इन चाइना होता है, वैसे ही 20th सेंचुरी की शुरुआत में शायद दुनिया का हर मशीन मेड प्रोडक्ट मेड इन इंग्लैंड था। ब्रिटेन दुनिया का 27% मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स कंट्रोल करता था और उसकी जीडीपी में ट्रेड का शेयर लगभग 54% था। जर्मनी के 40% और यूएसए के 10% से कहीं ज्यादा। मैनचेस्टर क्लोथ के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, जो ब्रिटिश डोमिनेंस का सबसे बड़ा प्रतीक है। इन्हीं कपड़ों को बॉयकॉट करने की बात महात्मा गांधी अपने आंदोलन में करते थे। कोई भी प्रोटेस्ट होता तो उसमें मैनचेस्टर क्लोथ पर सबसे ज्यादा गुस्सा निकाला जाता। इसके अलावा ब्रिटिश आर्मी भी मैसिव थी जिसमें दुनिया भर से लाखों सोल्जर्स ने वर्ल्ड वॉर्स में ब्रिटिश साइड से फाइट किया। इवन इंडियन सोल्जर्स इन वॉर में इन्वॉल्व थे जिनकी शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए ब्रिटिशर्स ने इंडिया गेट बनवाया। ब्रिटिश एम्पायर जैसा बड़ा एम्पायर शायद ही ह्यूमन हिस्ट्री में कोई दूसरा एम्पायर हुआ हो। ब्रिटिशर्स की एक्सप्लॉयटेटिव कॉलोनियल पॉलिसी ने उसे इमेंस वेल्थ और इन्फ्लुएंस दिया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस में पब्लिश्ड एक रिसर्च में प्रोफेसर उत्सा पटनायक लिखती हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया से लगभग $45 ट्रिलियन लूटे। ये हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी पिछले साल क्लेम किया था। यूके का डोमिनेंस इतना ज्यादा था कि उसने वर्ल्ड वॉर 1 में विक्ट्री के बाद जर्मनी को ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन करवाया, उसे ह्यूमिलेट कर दिया, जो पार्शली वर्ल्ड वॉर 2 का कारण भी बना। ब्रिटिशर्स ने दुनिया के नक्शे बदलने का भी काम किया, मिडिल ईस्ट से लेकर अफ्रीका और इवन यूरोप में। आइए अब चलते हैं उन मेजर इवेंट्स की तरफ जिन्होंने ब्रिटेन के सुपर पावर कोलैप्स में अपना योगदान दिया। सबसे पहला कारण बना वर्ल्ड वॉर 1, जिसने ब्रिटेन के डाउनफॉल को इनिशिएट किया। ब्रॉडबेरी हैरिसन की किताब द इकोनॉमिक्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 के हिसाब से इस वॉर में ब्रिटेन ने लगभग 7,15,000 मिलिट्री पर्सनल खो दिए और 15 लाख से ज्यादा जख्मी हुए। इसने ब्रिटेन को मैसिव ह्यूमन रिसोर्स से डिप्राइव कर दिया जो पोस्ट वॉर रिकवरी के लिए जरूरी था। लगभग 3.6% ह्यूमन कैपिटल, 10% डोमेस्टिक एसेट और 24% ओवरसीज एसेट्स का डिस्ट्रक्शन हुआ और ब्रिटेन ने लगभग 25% जीडीपी वॉर एफर्ट में वेस्ट किया। इसने यूके को फाइनेंशियली काफी वीकन कर दिया, जिसकी वजह से उसे यूएसए जैसे देशों से लोन्स लेने पड़े। कहते हैं कि यूएसए ने एलाइड पावर्स को $7 बिलियन लोन दिए थे, जिसमें यूके एक मेजर रिसीवर था। इस वॉर ने कई डिस्प्यूट्स को भी जन्म दिया, स्पेशली इंडिया और इराक में। फाइनेंशियल पावर फेस कर रहे ब्रिटेन के लिए इतना वास्ट एम्पायर मेंटेन करना अब मुश्किल था। ऊपर से इंडिया जैसे देश में फ्रीडम मूवमेंट महात्मा गांधी के आने से जोर पकड़ने लगा था। साथ ही इंडिया में रशियन रिवॉल्यूशन से इंस्पायर होकर कई रिवॉल्यूशनरीज जैसे भगत सिंह ने भी ब्रिटिशर्स को परेशान कर दिया था। यंग लीडर्स जैसे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू रेडिकल पोजीशन लेते हुए कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करने लगे। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 1919 में आयरिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी शुरू हुआ, जिसने फिर से ब्रिटिश रिसोर्सेस को काफी नुकसान पहुंचाया और 1922 में आयरलैंड एक फ्री स्टेट बन गया। साथ ही वॉर के अंत से पहले रशिया में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ और कम्युनिस्ट सोवियत रशिया का जन्म हुआ, जो ब्रिटेन का मेजर राइवल बनने वाला था और दुनिया के कई देशों में इंडिपेंडेंस मूवमेंट को सपोर्ट करने वाला था। सोवियत ने भले ही आने वाले वर्ल्ड वॉर 2 में यूके को सपोर्ट किया, लेकिन उसके पहले कई सालों तक वो यूके के साथ इनडायरेक्ट कन्फ्रंटेशंस में इन्वॉल्व था। ब्रिटेन की प्रॉब्लम शुरू ही हुई थी कि 1929 से 1930 में दुनिया ने एक मैसिव इकोनॉमिक डिप्रेशन फेस किया, जिसे हम द ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। इसने पूरे यूरोप में हाहाकार मचा दिया और लगभग 27 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। फूड राइट्स नॉर्मल बन गए और सोशल अनरेस्ट अपने चरम पर था। हमने पहले बताया कि ब्रिटेन एक एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी था और ग्रेट डिप्रेशन के चलते उसके एक्सपोर्ट्स आधे हो गए थे।
इंडस्ट्रियल एरियाज जैसे सदर्न वेल्स, नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड और पार्ट्स ऑफ स्कॉटलैंड सबसे ज्यादा अफेक्टेड थे। पूरे यूरोप के बैंक्स कोलैप्स होने लगे और ब्रिटेन में फिस्कल डेफिसिट लगभग 120 मिलियन पाउंड्स था। सबसे खराब कंडीशन शायद जर्मनी की थी, जो ऑलरेडी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के तहत मैसिव कॉम्पनसेशंस यूके को दे रहा था। ऊपर से डिप्रेशन ने उसकी पॉपुलेशन को भुखमरी की तरफ ढकेल दिया। ग्रेट डिप्रेशन में ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स से नाराज एडोल्फ हिटलर की नाजिज्म फिलॉसफी को मजबूत किया और हिटलर का राइज हुआ। उधर इटली में भी सिमिलर आइडियोलॉजी फैसिज्म का जन्म हुआ, जिसका लीडर था बेनिटो मुसोलिनी। इटली वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन के साइड से लड़ रहा था, लेकिन वॉर कॉम्पनसेशन जिस तरह से बांटे गए, मुसोलिनी उससे नाराज था। फैसिज्म और नाजिज्म के राइज का एक और कारण था यूरोप पावर्स का ग्रीड फॉर कॉलोनीज, जिसमें यूके जैसे देश जर्मनी और इटली से काफी आगे थे। जर्मनी भी अपनी कॉलोनीज को एक्सपैंड करना चाहता था, जिसके लिए यूके और फ्रांस एग्रीमेंट में नहीं थे। इस एक्सेसिव ग्रीड ने एक विशियस साइकिल को जन्म दिया, जिसने यूके को वर्ल्ड वॉर्स में ढकेलने का काम किया। खैर 1930s के बाद 7 से 8 सालों में नाजिज्म और फैसिज्म यूके के लिए सबसे बड़ा खतरा बन के उभरा, जो उसके एग्जिस्टेंस को ही थ्रेटन कर रहा था। ग्रेट डिप्रेशन से इंग्लैंड उभर ही रहा था कि 1939 में नाजी जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड कर दिया और वर्ल्ड वॉर 2 का जन्म हुआ। यूके और फ्रांस ने जर्मनी के साथ वॉर डिक्लेयर किया, लेकिन 1940 में जर्मनी ने फ्रांस को हराकर उसे भी इन्वेड कर लिया। बाद में जापान और इटली भी जर्मनी के साइड में आए और कई सालों तक ये एक्सेस पावर्स बैटल्स पर बैटल्स जीत रहे थे। एक एस्टिमेट के हिसाब से ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स लगभग 37% से फिर गिर गए और उसे फिर से यूएसए से लोन लेने पड़ गए लगभग $3.75 बिलियन के। ब्रिटिशर्स का बैलेंस ऑफ पेमेंट भी क्राइसिस फेस कर रहा था। खैर अंत में यूएसए और यूएसएसआर के सपोर्ट से यूके लेड अलाइड पावर्स की विक्ट्री हुई और फैसिस्ट फोर्सेस का अंत हुआ। लेकिन इसका नुकसान काफी ज्यादा था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 का स्केल काफी मैसिव था एज कंपेयर टू वर्ल्ड वॉर 1। एक हिसाब से देखें तो इस वॉर के दौरान ही यूके अपनी लीडरशिप खो चुका था और पावर अब यूएसए के फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और यूएसएसआर के जोसेफ स्टैलिन के हाथों में थी, जिनकी मदद के बिना शायद यूके कभी ये वॉर जीत नहीं पाता। ये दो पावर्स वॉर के बाद सुपर पावर्स बन के उभरी, जिसने यूके की हेजेमनी को कम किया। वॉर के बाद यूएसए और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर लगभग 40 सालों तक चलने वाला था, जिसमें ब्रिटेन यूएसए का जूनियर पार्टनर बन के रह गया। इसके अलावा ब्रिटेन में पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी थी कि अब वो अपनी कॉलोनीज को मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकता था। यही कारण था कि 1945 के बाद ब्रिटेन इंडिया को जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंस देने के प्लान्स बनाने लगा और उसे काफी हैस्टली छोड़ के चला गया। इंडिया ने ब्रिटिश के इसी जल्दबाजी के चलते पार्टीशन जैसी मैसिव ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को झेला, इसमें लाखों लोग डिस्प्लेस हुए और दंगों में मारे गए। ऐसा ही उसने पैलेस्टीन में भी किया, जिसकी वजह से आज तक पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो पाई है। ब्रिटेन ने इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी अपनानी शुरू करी और अपने लोगों के वेलफेयर पर फोकस करने लगा, बचे कुचे रिसोर्सेस के साथ। 1956 में ब्रिटिश ने अपनी बची कुची हेजेमनी को बचाने का प्रयास सुएज क्राइसिस में किया, जो उसके लिए डिजास्टर साबित हुआ। इजिप्ट के लीडर अब्दुल नसीर ने सुएज कनाल को नेशनलाइज कर दिया था। ब्रिटेन ने फ्रांस और इजराइल की मदद से इसका कंट्रोल रिगेन करने के लिए इजिप्ट पर अटैक किया, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर लेड बाय यूएन, यूएसए और यूएसएसआर ने उसे बैकफुट पर ला दिया। फाइनली यूके को विथड्रॉ करना पड़ा, जो एक सिंबल था कि यूके की हेजेमनी और डोमिनेंस के दिन अब खत्म हो चुके हैं और वो अपने व्हिम्स और फैंसीज से दुनिया को रूल नहीं कर सकता। 1960s में ब्रिटेन की बची कुची कॉलोनीज भी खत्म होने लगी। ब्रिटेन वॉर के टाइम से यूएसए पर टोटली डिपेंडेंट था अपने मिलिट्री सप्लाईज के लिए, अनलाइक फ्रांस जो खुद के इक्विपमेंट्स अभी भी बना रहा था। लेकिन यूएसए में भी ट्रेडिशनल कॉलोनिज्म और इंपीरियलिज्म का सपोर्ट नहीं था, जिसके चलते वो भी यूके को उसकी कॉलोनीज मेंटेन करने के लिए ज्यादा हेल्प नहीं कर पा रहा था। यूएसए में ट्रेडिशनल आइडिया ऑफ कॉलोनिज्म के खिलाफ सेंटिमेंट ने ही उसे न्यू कॉलोनियल पावर बनाया, जहां वो इनडायरेक्टली छोटे कंट्रीज के रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करने में लग गया। खैर यूएसए के स्टैंड के चलते एशिया में इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद कई और देशों में विरोध शुरू हुए और एक के बाद एक ब्रिटिश कॉलोनीज इंडिपेंडेंट होने लगी। एशिया को फॉलो किया अफ्रीकन और कैरिबियन कंट्रीज ने और एक वेव ऑफ डीकोलोनाइजेशन शुरू हुई। ऑलरेडी कमजोर हो चुका ब्रिटेन इन डीकोलोनाइजेशन मूवमेंट्स के खिलाफ लड़ नहीं सकता था। इन मूवमेंट के बाद सिर्फ कुछ टेरिटरीज बच गई, जैसे सदर्न अफ्रीका में सदर्न रोडेशिया।
यहाँ 1965 में यूनिलिटरल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के तहत व्हाइट माइनॉरिटी ने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की, जिसके खिलाफ ब्रिटिश को दुनिया भर के न्यूली इंडिपेंडेंट देशों का क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। 1979 में जाकर फाइनली ये देश भी आजाद हुआ और इंटरनेशनली इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह रिकॉग्नाइज किया गया अंडर लैनसेस्टर हाउस एग्रीमेंट। आज ये जिम्बाब्वे का पार्ट है। तो इस तरह से ब्रिटिश कॉलोनिज्म का अंत हुआ और उसकी ग्लोबल हेजेमनी का भी। ब्रिटिश इसके बाद अपनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में लग गया, लेकिन आज भी वो अच्छे से रिजॉल्व नहीं हो पाई हैं। 1973 में यूके ने ईयू के प्रेडिसेसर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को ज्वाइन किया, जिससे ब्रीफली यूके की कंडीशन इंप्रूव हुई। यूके को यूरोप के वास्ट और रिचेस्ट कंज्यूमर मार्केट का एक्सेस मिला, लेकिन धीरे धीरे वो फिर से इकोनॉमिक क्राइसिस में चला गया और एक बार फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी से लोन लेने लगा। यूके इस दौरान कई वर्कर स्ट्राइक्स फेस कर रहा था और स्पेकुलेशंस थी कि वहां शायद मिलिट्री कू होगा। लेकिन मार्गरेट थैचर के 1979 में पीएम बनने के बाद इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव हुई। थैचर के रूल में लंदन दुनिया का प्रीमियर फाइनेंशियल सेंटर बन के उभरा और थैचर ने वेल प्लान्ड बजटरी पॉलिसीज के थ्रू इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया। लेकिन थैचर ने बजट कंस्ट्रेंट्स के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यूके में इंफ्रास्ट्रक्चरल सिचुएशन काफी खराब थी। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड एंड रेल नेटवर्क्स सब क्राइसिस में थे। थैचर ने यह उम्मीद जगाई कि शायद यूके री इमर्ज होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब पीएम टोनी ब्लेयर ने यूरोपियन नेशन से अलग खुद को यूएसए के साथ इराक वॉर में झोंक दिया, तो वो यूरोपियन कम्युनिटी से आइसोलेट हो गया। बाद में 2016 में ब्रेक्सिट ने भी इस आइसोलेशन को इंक्रीज किया। ब्रिटेन की डाउनफॉल का सबसे रीसेंट सिम्टम हमें कोविड पैंडेमिक में दिखा, जब उसे पैंडेमिक की खराब हैंडलिंग को लेकर मैसिव क्रिटिसिज्म झेलने पड़े। ब्रिटेन की लॉकडाउन पॉलिसीज काफी हैपजार्ड और अब्रप्ट रहीं और इसलिए वहां वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स ऑफ इन्फेक्शन था। इन अब्रप्ट मेजर्स ने उसकी इकोनॉमी को भी बेहद नुकसान पहुंचाया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जर्मनी और फ्रांस आज यूरोप में ज्यादा बड़े पावर्स हैं और शायद फ्यूचर में ज्यादा स्ट्रांग बन के उभरेंगे, अनलाइक यूके। यूके की ये पूरी कहानी ये मैसेज देती है कि कैसे उसकी अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशनरी पॉलिसीज ने उसके एम्पायर को डिस्ट्रॉय करने का काम किया। दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है इस पूरी कहानी को सुनने के बाद? आपको क्या लगता है कि यूके ने सबसे बड़ी गलती अपने पूरे टेन्योर में, अपने हेजिमनी के पूरे पीरियड में कौन सी करी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।